हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो स्वागत आप सभी को मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? तो जैसा कि कल मैं हम लोग पिछले वीडियो में अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में पूरे डिटेल से पढ़े थे, पूरा कंसेप्ट समझे थे और उनसे बहुत सारा आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिला था। लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करे थे, सर इस लेसन का जो इम्पोर्टेंट सवाल होता है उन सवाल को भी लाइए। तो ये सवाल आपके लिए लाया हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत मेहनत से इसको मैं लिखा हूँ टाइम निकाल करके। ये जितना सारा सवाल यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, सभी सवाल किसी न किसी ईयर में आया हुआ है, किसी न किसी साल में। कोई कुछ क्वेश्चन 2015 में है, कुछ 2014 में, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस लेसन से मेरे ख्याल से इतना सवाल अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत कुछ आपके पास नॉलेज हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव तो नॉलेज होगा ही होगा, सब्जेक्टिव भी हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए सभी सवाल को अच्छे तरीके से समझने के लिए। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना देर के। पूरी वीडियो की देखिए, तभी आपको समझ में आ पाएगा। सबसे पहले हम लोग पहला सवाल यहाँ पे क्या है कि सूचक से आप क्या समझते हैं? सूचक से आप क्या समझते हैं? आंसर है ऐसा मिश्रण जिसका उपयोग अम्ल या क्षार की उपस्थिति सूचित करने के लिए होता है। यानी कि एक मिश्रण है जिसका उपयोग क्या करते हैं? अम्ल या क्षार की उपस्थिति को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सूचक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए, लिटमस हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया, फिनोल्फ्थेलिन हो गया, ये सभी तीनों क्या है? सूचक है। इसके अलावा और बहुत सारा है जो मैं आपको कल बताया था। फिलहाल ये तीनों काफी इंपोर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट सेकंड सवाल। मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, आपको सिर्फ सवाल का जवाब यहाँ पे बताऊंगा, बिकॉज कल की वीडियो में सारी डिस्कस मतलब पूरा हम लोग डिस्कस कर लेते, पूरा पढ़ लेते। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करेंगे और कोई चैट वैट मत कीजिए, डायरेक्ट यहाँ पे समझिए। जिसको मुझसे बात करना है टेलीग्राम पे बात कीजिए, ठीक है। सेकंड सवाल देखो, अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल को पानी में डाला जाता है किंतु पानी को अम्ल में नहीं। यानी कि कल बताया था कि अम्ल को पानी में डाल सकते हैं, लेकिन पानी को अम्ल में क्यों नहीं डाला जा सकता? ये भी एक सवाल है। तो कल मैं आपको बताया था और प्रैक्टिकली वहां पे दिया हुआ था प्रैक्टिकली कि कैसे करना है। तो यहाँ पे समझ लीजिए, अम्ल में जल मिलाते हैं तो उसकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कौन सा अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी। और आप जानते हैं ऊष्माक्षेपी जब अभिक्रिया होगी तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है जिससे हमें हानि पहुंच सकती है, यानी कि जल सकते हैं हम लोग, हानि पहुंचा सकती है वो। तो जब अम्ल में, यानी कि कोई प्याला हो, जैसे बैटरी का पानी है, ठीक है, अगर बैटरी के पानी में आप पानी मिलाएंगे, समझ रहे हैं ना, बैटरी का पानी क्या होता है? H2SO4 होता है। उसमें अगर आप जल मिलाएंगे तो वहां पे खौलने लगेगा, वो हीट हो जाएगा, उसमें क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा और उसमें उत्पन्न हो जाएगा जिससे हमें हानि पहुंचा सकती है। इसलिए अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल में जल नहीं बल्कि जल में अम्ल डालते हैं। यानी कि पहले पानी रखा रहेगा तब उसमें हम अम्ल डाल सकते हैं। जैसे कि पानी में नींबू डालते हैं तो कुछ होता है? नहीं होता ना। लेकिन वही अगर नींबू पहले रहेगा और उसमें कुछ पानी डालेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें अभिक्रिया देखने को मिलेगा। समझ गए? ये सवाल ऐसा है। तो सवाल रटने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। समझ जाइएगा, सवाल इजी हो जाएगा। ओके, सेकंड सवाल देखो, थर्ड सवाल। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? जल की अनुपस्थिति में, यानी कि जब जल नहीं रहेगा तो अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? तो आंसर देखो क्या है, जल की उपस्थिति में ही अम्ल में H आयन बनते हैं। जल उपस्थित रहेगा तभी H आयन बनेगा। अम्ल के अणुओं से H आयन का पृथक्करण जल की अनुपस्थिति में नहीं हो सकता है। यानी कि जब जल अणुओं के H आयन का पृथक्करण जल की अनुपस्थिति में कभी नहीं होगा। तो जब जल रहेगा ही नहीं तो H आयन बनेगा ही नहीं। तो जब बनेगा ही नहीं तो क्या होगा? वो अम्लीय रूप में नहीं होगा। तो यही बोला जा रहा है कि जल की उपस्थिति में ही अम्ल में H आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन बनते हैं। अम्ल के अणुओं से हाइड्रोजन आयन का पृथक्करण जल की अनुपस्थिति से नहीं हो सकता है, इसलिए अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। समझ गए? चलो नेक्स्ट सवाल ये देखो क्या बोलता है। नेक्स्ट 4 नंबर सवाल देखिए, हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? अमाशय मतलब समझ रहे हैं, पेट में जो अमाशय पाया जाता है, तो हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? उत्तर देखिए, हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका निम्न है। पहला है, हमारे अमाशय में HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है। अब ये भी याद रखना कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से निकलता है? जठर ग्रंथियों से, ठीक है। स्रावित होता मतलब निकलता है।
एवं भोजन में अम्लीय माध्यम प्रस्तुत करता है और निकल के क्या करता है, भोजन को अम्लीय बना देता है, जिससे जठर रस का पेप्सिन नामक एंजाइम अम्लीय माध्यम में कार्य करता है। तो जो जठर रस है, जो जठर रस से कौन सा एंजाइम निकलता है, पेप्सिन। याद रखना, जठर रस से पेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है। जब अम्ल जब जठर रस से होता स्रावित होता है तो जो पेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है उसको क्या करता है, अम्लीय माध्यम में कार्य कर सके, इसीलिए ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सेकंड है क्या, यह भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को अक्रियशील, यानी कि जो भोजन जो हम खाते हैं उसमें कुछ रोगाणु होता है जिससे हमको बीमारी पैदा हो सकता है, तो उसको क्या करता है, उसको मतलब मार देता है या क्रियाशील को खत्म कर देता है, अक्रियशील कर देता है और उसको क्या करता है, नष्ट कर देता है। समझ गए। अब देखते हैं तीसरा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके लिए बनाया गया है, आप इसको पूरी देखिए, अच्छी से तरीके से इसको समझिए, ये आपके एग्जाम के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हालांकि क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, क्वेश्चन तो इस लेसन से बहुत सारा क्वेश्चन, लेकिन उसी क्वेश्चन को लाया हूं जो मतलब क्वेश्चन बैंक समझ लो, है ना, ये समझ लो क्वेश्चन बैंक है जो पूछा गया एग्जाम में, हर कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तीसरा है, यह भोजन को शीघ्रता से नहीं पचने देता है, यानी कि अम्ल जो HCl होता है भोजन को शीघ्रता से नहीं पचने देता है, मतलब जल्दी भोजन को पचने नहीं देता है। अब अगर अभी तुरंत खाना खाएं, अब भोजन पच गया तुरंत, तो लो फिर भूख लग जाएगा तुरंत ना, इसीलिए अम्ल जो भोजन को तुरंत पचने नहीं देते, यानी कि धीरे धीरे पचता है भोजन। तो ये अम्ल भोजन को पचना कौन कंट्रोल करता है, अम्ल ही कंट्रोल करता है। समझ गए। चलो नेक्स्ट 5वां सवाल देखो, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साल्वे विधि से धोवन सोडा को बनाने के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है। आंसर देखो क्या बोलता है, धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। पता है धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला देखो, याद करना, Na2CO3 इंटू 10:2, यानी कि 10 भाग पानी होता है। तथा साल्वे विधि द्वारा बनाने में सोडियम क्लोराइड, अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता पड़ती है। समझ गए ना, यानी कि साल्वे विधि द्वारा बनाने में सोडियम क्लोराइड और अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता पड़ती है। किसको बनाने में, धोवन सोडा बनाने में। समझ गए। चलिए नेक्स्ट ये देखिए सवाल, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण बताना है। ठीक है, तो आंसर देखिए, आपको पता है वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं, अम्ल क्षार अभिक्रिया करते हैं और जिसके कारण क्या बनता है, लवण और जल, यानी कि जल और लवण बनता है। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समझ रहे हैं, यानी कि जिस अभिक्रिया में अम्ल क्षार भाग लेते हैं और अभिक्रिया जब हो जाती है तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है, जिसको क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, एग्जाम्पल आपको समझना बहुत जरूरी है। देखो ये देखो, अम्ल है, HCl क्या है, अम्ल है, और क्षार क्या है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये HCl हो गया, अम्ल हो गया, NaOH, ये दोनों अभिक्रिया किया तो क्या बना, लवण बना। NaCl क्या है, लवण है। H2O क्या है, जल है। जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है कि नहीं। ऐसे भी एग्जाम में आता है कि इनमें से जल कौन है, तो दे देगा H2O, CO2। समझे, तो ये याद रखना है। नमक कौन है, तो ये दे देगा NaCl, CaCO3, NaOH, ऐसे दे देगा। तो आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना कि NaCl नमक है, H2O जल है। समझ रहे ना। फिर दूसरा एग्जांपल देख लो, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसकी अभिक्रिया NaOH से करवाओ, यानी कि NaOH क्या है, क्षार है, तो क्या बना, Na2SO4, सोडियम सल्फेट, क्या बना, सोडियम सल्फेट, Na2SO4 और H2O। समझ रहे ना। तो ये एग्जांपल किसका है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्योंकि देखिए लवण अम्ल क्षार अभिक्रिया के तक बना, लवण और जल बना। तो जिस अभिक्रिया में अम्ल क्षार भाग लेते हैं और लवण और जल बनते हैं, उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो प्रश्न को रटना नहीं है आपको। अब जैसे कि सब्जेक्टिव सिर्फ ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड नहीं रहना, सब्जेक्टिव को भी पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सर सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़े 50% ऑब्जेक्टिव ही आएगा तो सब्जेक्टिव पढ़ के क्या करेंगे, ऐसा नहीं है। हम बोलते हैं सब्जेक्टिव, पता मतलब ऑब्जेक्टिव पे फोकस तो करना ही है, लेकिन सब्जेक्टिव पे जो फोकस कर लेगा उसका मार्क्स बोलो कहाँ जाएगा। जो ऑब्जेक्टिव पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर फोकस करके जो फर्स्ट ला सकता है, 300 नंबर प्लस ला सकता है, तो अगर वही आदमी, वही स्टूडेंट अगर सब्जेक्टिव पर भी फोकस कर ले, दोनों मिला करके, तो पक्का बोलता हूँ 400 प्लस नंबर लाएगा, 400 प्लस नंबर लाएगा। और ये सब्जेक्टिव सवाल रटने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है ना। सब्जेक्टिव सवाल रटने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। बस समझ जाइएगा तो आपका ये आंसर हो जाएगा, हल हो जाएगा। चलो ये देखो 7वां सवाल है, क्षार और क्षारक में क्या अंतर है। क्षार समझते हैं और क्षारक समझते हैं, ये दोनों अलग अलग है। क्षारक को भस्म भी बोलते हैं, भस्म। क्षार अलग है, क्षारक अलग है। आंसर है वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं। देखिए
क्षारक क्या होता है, एक अलग चीज है। और अगर क्षारक जल में घुल जाएगा तो क्या बन जाएगा, क्षार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्षार बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, क्योंकि क्षार किससे बना है, क्षार किससे बना है, क्षारक से बना है। देखो वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, घुलनशील कौन होता है, क्षारक। और जब घुलनशील हो जाता है तो क्या बनता है, क्षार बनता है। क्या बनता है, क्षार बनता है। इसका मतलब क्या हुआ, क्षार किससे बना, क्षारक से बना। तो जितना सारा क्षार होगा सब के सब क्या होगा, क्षारक होगा। वही बोल रहा, अर्थात सभी क्षार क्षारक होते हैं। जितना सारा क्षार होगा सब क्षारक होगा, किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव सवाल में देखने को मिल सकता है। जब सवाल हार्ड करना होता तो ऐसे सवाल दे सकता है कि इनमें से कौन उत्तर सही है, ऐसे दे देगा। सभी क्षार क्षार होते हैं या सभी अम्ल अम्ल होते हैं, इस तरह से सवाल दे देगा। तो इसको याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार एग्जाम, जितना सवाल मैं बता रहा हूँ सभी सवाल जो है किसी न किसी ईयर में आया हुआ सवाल है। क्वेश्चन बैंक अगर मिलेगा तो उठा करके देख लेना, किताब क्वेश्चन बैंक तो मिलेगा ही दुकान में, है ना, उसको देखना और क्वेश्चन टैली करना, बहुत क्वेश्चन टैली करेगा, ठीक है। और पॉसिबल है, अगर पढ़ रहे हैं तो इंशाल्लाह एग्जाम में भी आने की संभावना रहेगा, ठीक है। चलो ये देखो 8वां सवाल, पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल क्या है। किसी विलियन में, किसी विलियन, यहाँ पे हर चीज करने होगा, है ना, मिस्टेक होगी। किसी विलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने वाले स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। यानी कि कोई विलियन है, ठीक है, कोई सा विलियन है मिला हुआ है, उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करना है। यानी कि हाइड्रोजन आयन कितना है, ज्यादा है या कम है। अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो जाएगा तो अम्ल हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन अगर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। जैसे ये देखो, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से अगर कम होगा तो क्या होगा, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा, कम। मतलब अम्लीय जो विलयन होता है उसका पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। यानी कि जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है उसको क्या बोलेंगे, अम्लीय विलयन बोलेंगे। यानी कि जिसका पीएच मान कम रहेगा ना, सबसे ज्यादा कम रहेगा, वो सबसे ज्यादा अम्लीय भी होगा, याद रखना है। जैसे अमाशय का पीएच मान कितना होता है, अमाशय का पीएच मान 1 पॉइंट कुछ होता है, तो अमाशय का पीएच मान सबसे ज्यादा पीएच मान रहेगा। अगर आप किसी और का पीएच मान लेते हैं 6.5, मान ले वर्षा जल का है या दांत का है 5.5, तो इसका पीएच मान कम है और इसका पीएच मान क्या है, ज्यादा है। तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 7 से अगर कम होगा तो क्या होगा, विलयन अम्लीय होगा। अगर पीएच मान 7 से अधिक होगा तो विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। और अगर पीएच मान 7 के बराबर होता है तो उदासीन होगा। समझ गए इतना सवाल, इतना आंसर आपको लिखना है इस सारा सवाल में, ओके। ये सभी सवाल मेरे ख्याल से 3 नंबर वाला सवाल है। अब आपका सवाल नंबर 9 आता है, 8 तक तो पढ़ लिया, 9 सवाल देखो। चलो जी, तो कैसा लग रहा है आपको, मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में, नीचे कमेंट जरूर करना मजा आ रहा तो, ओके। अपना राय जरूर देना कमेंट करके, कमेंट मुझे सबका चाहिए, को जो देख रहे सभी लोग कुछ ना कुछ जरूर कमेंट करना, कुछ भी जो भी हो। मैं कुछ गलत भी कर रहा हूं तो उसका भी कमेंट कीजिए, मुझे इस्तेलाह कर सकते हैं, समझा सकते हैं कि सर ऐसे नहीं ऐसे होगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आपको खुद से भी समझने के लिए। और फिर अच्छा लगा तो लाइक वाइक जरूर ही कीजिएगा, है ना। चलो 9 नंबर सवाल देख लो, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, यह जिप्सम से कैसे बनाया जाता है, ये सवाल है। तो आंसर देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4, कैल्शियम सल्फेट। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट। हालांकि प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम दोनों का सूत्र जो है समान होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है ये देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट इंटू ½ H2O। कितना भाग पानी है, आधा भाग पानी है, ½ H2O। जब जिप्सम का देखिए सूत्र क्या होता है, यही होता है जिप्सम का सूत्र। जब जिप्सम कैल्शियम सल्फेट CaSO4 देख रहे हैं ना, CaSO4 यहाँ भी है, CaSO4 यहाँ पे है, यहाँ पे आधा भाग पानी, यहाँ पे 2 भाग पानी है। तो जब पानी की मात्रा आधा हो जाएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, और वही जब 2 भाग पानी रहेगा तो जिप्सम कहलाएगा। समझ रहे हैं ना, दोनों का सेम सूत्र है। कैल्शियम सल्फेट इसको भी बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट इसको भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बोलता है जब जिप्सम को 373 केल्विन तक गर्म किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ओके, याद रखना, जब जिप्सम को कितना डिग्री पे गर्म करेंगे, कितना केल्विन पे, 373 केल्विन पे गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। 373 केल्विन का मतलब हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे ना। 373 केल्विन पे गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, उसी का यहाँ पे दिया हुआ है सूत्र दिया हुआ है, अभिक्रिया दिया कैसे बना। ये देखिए जिप्सम है, यहाँ पे जब हीट किए 373 केल्विन हीट किए तो क्या बन गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। फॉर्मूला याद कर लेना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये क्या है, 3/2 भाग पानी, 3/2 भाग पानी बना। तो याद रखना है सवाल को। चलो नेक्स्ट सवाल ये देखो क्या बोलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखें। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या क्या वो लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, ठीक है। ये देखो,
प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग निम्नलिखित है। जब भी कुछ रहेगा ना, इसका गुण लिखें तो निम्नलिखित जरूर करना। इसके कितने प्रकार होते हैं तो जरूर लिखना, इसके निम्न प्रकार, तब प्रकार का नाम लिखना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है तो पहले लिखना प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग निम्नलिखित है, समझे। जैसे HCl का उपयोग क्या है तो HCl का उपयोग निम्नलिखित है। ये लाइन बहुत जरूरी है, तब लगता है कि हाँ बंदे में दम है। चलो ये देखो क्या है पहला उपयोग, इसे सांचे, खिलौने, है ना, सांचे, खिलौने, सिरेमिक बर्तन बनाने आदि में प्रयुक्त किया जाता है। सांचे हो गया या खिलौना हो गया, कोई सांचा ढालना है या खिलौना बनाना है या सिरेमिक का बर्तन बनाना है तो इसमें जो इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा देखो सजावटी सामान, कोई सामान सजाने वाला सामान होता है, घरों में देखते हैं कुछ सामान ऐसा जो सजाने के लिए उपयोग बनाया जाता है। कुछ सामान को जब खरीदते हैं तो उसी पे सजाने के लिए, तो सजावटी सामान। मूर्तियां, मूर्ति जो बनाते हैं, मूर्तियां आदि बनाने में इसका भी इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है अस्पतालों में टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में भी इसका उपयोग करते हैं। अस्पताल गए होंगे कोई ना कोई तो उसका हड्डी तो जरूर टूटा होगा, कोई ऐसा है जो खेलने कूदने में तो हाथ पैर टूटा ही होगा। तो देखते हैं सादा सादा जो दिखता है आपको, पट्टी बांध के जो व्हाइट व्हाइट जो चूना लगाता है वही होता है आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, उसका उपयोग करते हैं। फिर ये देखो भवनों को मतलब क्या, घर, भवनों एवं छतों की दीवार को समतल करने के लिए, यानी कि जो घर होता है, जो छत, उसका दीवार जो बना होता है उसको समतल करने के लिए, बराबर करने के लिए, या तो उसमें कुछ डिजाइन वगैरह बनाने के लिए इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। पांचवा देखो अग्निशामक संबंधी सामग्री इससे तैयार किया जाता है, यानी कि अग्निशामक समझ रहे हैं, आग बुझाने वाला, आग बुझाने वाली कुछ सामग्री हो तो इसको भी इसका इस्तेमाल करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अग्निशामक का मतलब वो आग बुझाने वाला जो सामग्री है इसका भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है प्रयोगशालाओं में, प्रयोगशाला समझ रहे हैं, लैब जिसको बोलते हैं, प्रयोगशालाओं में गैस का रिसाव इससे रोका जाता है, यानी कि प्रयोगशाला में गैस ना रिसाव हो, गैस का बहाव ना हो, इससे इसको जो है रोका जाता है, ठीक है। चलो 11 नंबर सवाल देख लो, ज्यादा सवाल नहीं है ना, कुछ ही सवाल है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र लिखिए। ब्लीचिंग पाउडर समझ रहे, आप यहाँ पे समझ जाएंगे क्वेश्चन में। ब्लीचिंग पाउडर जिसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण बोलते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र लिखना है, इसे हवा में खुला छोड़ने पर विरंजक चूर्ण से क्लोरीन की गंध क्यों आती है। इसे हवा में खुला छोड़ने पर विरंजक चूर्ण से क्लोरीन की गंध क्यों आती है, ये बोला गया। तो ब्लीचिंग पाउडर को अगर हवा में खुला छोड़ देंगे तो कैसा महकेगा, क्लोरीन की तरह महकेगा। आपके घर में, घर के पास, मोहल्ला में, गली में अभी तुरंत लॉकडाउन के दौरान सादा सादा पाउडर छिटाया गया होगा ना, छीटा गया होगा, तो उसका जो स्मेल जो आया होगा, जो गंध आया होगा, कैसा गंध लगता है, क्लोरीन टाइप का। क्यों, तो देखो यहाँ पे बता रहा, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र तो ये हो गया CaOCl × Cl, ये भी लिख सकते हैं या तो ये भी लिख सकते हैं Cl2। देखो इसको गुना करेंगे, Cl को Cl से गुना करके क्या होगा, Cl2 हो जाएगा। स्क्वायर नहीं करेंगे इसमें, क्या होगा, देखो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी फॉर्मूला होता है और इसका ये भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर को हवा में खुला छोड़ने पर इसकी अभिक्रिया हवा में उपस्थित जलवाष्प से होने के कारण क्लोरीन जैसी गैस निकलती है। यानी कि ब्लीचिंग पाउडर को अगर हवा में छोड़ देंगे तो हवा में जो जलवाष्प उपस्थित है, जलवाष्प जो हवा में उपस्थित है उसके कारण जो है कैसी गैस निकलती है, क्लोरीन टाइप का गैस निकलता है। समझ गए आप। तो 11 सवाल यहाँ पे क्लियर हो गया। अब देखो लॉन्ग सवाल, 1-2 सवाल बच रहा, 12 नंबर। ये सवाल देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और मेरे ख्याल से ये 5 नंबर वाला सवाल है। विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है, यानी कि अभी जो पढ़े ब्लीचिंग पाउडर, वही है विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है, इसका रासायनिक नाम लिखना है, सूत्र लिखना है और इसका उपयोग लिखना है, समझे। तो देखिए हम रासायनिक नाम भी बता देंगे, इसका सूत्र बता देंगे, उपयोग बता देंगे, कैसे बनाया था वो भी बता देंगे। अगर सवाल अलग अलग रहे तो अलग अलग बताना है, अगर पूरा रहे तो एक में बताना आंसर। अगर सिर्फ बोले विरंजक चूर्ण का उपयोग लिखना है तो सिर्फ उपयोग आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। कैसे बनता, सिर्फ कैसे बनता उसको बताना है। अगर इसका रासायनिक सूत्र बोल रहा है तो सिर्फ रासायनिक सूत्र का नाम बताना है, ज्यादा एडवांस भी नहीं करना है, ठीक है। हाँ तो देखो विरंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया करते हैं, यानी कि शुष्क बुझा हुआ चूना समझ रहे हैं ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि बुझा हुआ जो चूना होता है, अगर उस पर जो है क्लोरीन की क्रिया, क्लोरीन जैसी गैस से अभिक्रिया करा देंगे तो क्या बन जाएगा, विरंजक चूर्ण बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसका अभिक्रिया दिया गया, यही है शुष्क बुझा हुआ चूना, जिसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यह है शुष्क बुझा हुआ चूना। इसको क्लोरीन से अभिक्रिया करा दें तो क्या बन गया, CaOCl2 बन गया और H2O बन गया। अब यहाँ पे देखो वही बात लिख दिया, बड़ी मात्रा में निर्माण के लिए एक विशेष टावर लेते हैं। बड़ी मात्रा में, अगर ज्यादा मात्रा में हमको बनाना है तो क्या करते हैं, एक विशेष टावर लेते हैं, मतलब एक खला जैसा रहेगा, ठीक है, टावर, जिसमें ऊपर से शुष्क बुझा हुआ चूना डालेंगे और नीचे से क्लोरीन गैस
डालेंगे, यानी कि एक टावर बना रहेगा इस टाइप का, ठीक है। ऊपर से सूज के बुझा हुआ चूना डालेंगे और नीचे से गैस डालेंगे, क्लोरीन गैस। कौन सा गैस? क्लोरीन गैस। और गर्म वायु से इसको प्रभावित करेंगे तो क्लोरीन ऊपर तक पहुंचते पहुंचते अवशोषित हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, और बुझा हुआ चूना विरंजक चूर्ण के रूप में क्या होता है? बदल जाता है। अब यहाँ पे देख लो, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका उपयोग देखो क्या बोलता है जी, कागज तथा कपड़ा उद्योग में होता है इसका उपयोग। पेयजल को रोगाणु रहित करने के लिए, यानी कि पेयजल मतलब पीने वाला जो पानी होता है उसको रोगाणु से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर है बिना सिकुड़ने वाली ऊन बनाने के लिए, यानी कि जो ऊन नहीं सिकुड़े उसको उस रूप में बनाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। क्लोरोफॉर्म बनाने, क्लोरोफॉर्म समझते हैं आप? देखोगे मूवी वगैरह में कुछ दवा रहता है जिसको सुंघा देता है तो बेहोश पड़ जाता है ना, देखेंगे, याद आ रहा कि नहीं आ रहा? जब क्लोरोफॉर्म लगा के किसी को सुंघा दीजिएगा तो बेहोश हो जाएगा थोड़ा देर के लिए, तो वो इसी को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर प्रयोगशाला में ऑक्सीकारक रूप में, प्रयोगशाला में ऑक्सीकारक रूप में, ये हो गया। अब ये लास्ट सवाल ये देख लो, दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व क्या है, वो बताना है। तो पहले देखिए, पौधे एवं पशु में हमारे शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 तक के बीच कार्य करता है। वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? 5.6 से अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा? अम्लीय वर्षा होगा। अब दैनिक जीवन में जो पीएच मान का इस्तेमाल है वो आपको बताना है। ये देखो, मिट्टी का पीएच मान, मिट्टी का पीएच मान के बारे में बताना है कि अच्छी उपज के लिए पौधे के एक विशिष्ट पीएच की परास आवश्यकता होती है, यानी कि अच्छा बीज, अच्छा पौधा उगाना है तो उसके लिए जमीन का जो मिट्टी का पीएच मान सही होना चाहिए। अगर पीएच मान कम जाएगा या बढ़ जाएगा तो किसान क्या करता? अगर क्षारीय हो जाएगा तो अम्लीय करेगा पीएच मान को, अगर अम्लीय हो जाएगा तो क्षारीय करेगा मिट्टी को। समझ रहे हैं? इसका इस्तेमाल ये होता है। हमारे पाचन तंत्र में पीएच मान, हमारे पाचन यानी कि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन को पचाने में सहायता करता है, यानी कि हमारे पेट में पीएच का मान क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो हमारे भोजन को पचाने के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है, ये देखो, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, अगर पीएच का परिवर्तन हो जाएगा तो दांत भी खराब होगा। मुंह का जो पीएच मान हो ना 5.5, दांत में जो मुंह का जो पीएच मान होता है अगर 5.5 से अगर कम जाएगा पीएच मान तो समझ लो दांत क्षय होना शुरू हो जाएगा। इससे दांतों में पाए जाने वाले कठोर पदार्थ एनामिल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एनामिल क्षति, जो दांत का सबसे कठोर, यानी कि हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? एनामिल है, जो कि दांत में पाया जाता है, वो भी क्षति होने लगता है। और इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं या दंत मंजन का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए? चलो अब यहाँ पे समझ लो जी, इसका पीडीएफ अगर आपको लेना है तो प्ले स्टोर से टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और वहां पे ग्रुप का नाम है AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021, इसमें ज्वाइन हो जाओ। इसमें आप डिस्कस वगैरह कर सकते हो, बातचीत भी कर सकते हो, मेरे से पर्सनली बात कर सकते हो। और एक ग्रुप ये है टारगेट बोर्ड 2021, ये भी सर्च करना मिल जाएगा, टारगेट बोर्ड 2021, ये सर्च करोगे तो आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ मिलेगा। और इससे पहले जितना सारा पीडीएफ भेजा हूं सभी इसमें लिंक है, समझ रहे हैं? सभी इसमें लिंक है। और एक सबसे जरूरी बात यह है कि आप लोग पूछते हैं कि वीडियो नहीं मिल रहा, तो देखो वीडियो कैसे मिलेगा। आप लोग बहुत पूछते रहते हैं कि सर वीडियो नहीं मिल रहा, हमको समझ नहीं आ रहा, आप क्या क्या पढ़ाए नहीं पढ़ाए तो मिल नहीं रहा। फिलहाल यहाँ पे क्या करेंगे, ये यूट्यूब सर्च कीजिएगा, AA ऑनलाइन सॉल्यूशन ओपन कर लेना। ठीक है, ओपन होने के बाद क्या करना है? इसको ओपन करना, ये जो है ना, ये इसको ओपन करना। देखिए ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखिए प्ले लिस्ट दिख रहा है, प्ले लिस्ट, यहाँ पे जाना, अब प्ले लिस्ट पूरा खुल जाएगा। देखो मैथ सब्जेक्टिव, जितना सब्जेक्टिव मैं मैथ पढ़ाऊँ सब इसके अंदर, इसको टच करेंगे पूरा मैथ खुल जाएगा। ठीक है, ये देखो क्लास 10 का साइंस जितना पढ़ा है सब इसमें मिलेगा, साइंस मिलेगा, हिंदी ग्रामर जितना पढ़ा है सब इसमें मिल जाएगा, मैथ का ऑब्जेक्टिव जितना सब इसमें मिल जाएगा, 10th का 12th का मैथ है, ये अलग अलग, यानी कि जो आपका यहाँ पे एक पीडीएफ बना हुआ है, क्या बना, टेलीग्राम प्ले लिस्ट बना हुआ, गोधुली भाग इसमें मिल जाएगा, उर्दू का जितना सवाल देखिए इसमें पूरा उर्दू का सवाल मिल जाएगा, तो वीडियो सारा इसमें मिलेगा। ओके, तो मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ जाएगा। चलो फिलहाल यहाँ पे वीडियो को लास्ट करता हूँ, बहुत काफी वक्त हो गया। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और चैनल को सपोर्ट करना। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल, खुदा हाफिज, बाय, गुड बाय।